नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। अब जानते हैं इसके क्या है मायने। हरीश दामोदरन जी के द्वारा बताया हुआ ये पूरा कंटेंट है। बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये समझना आप। देखो 2013 में अगर बात करें तो 1 मई 2013 से लेकर के अगस्त 28 2013 के बीच की बात है, जब रुपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में 53.67 से डिक्लाइन करके 68.81 पर पहुंच गया था। कुल मिलाकर के 4 महीनों में लगभग रुपी के वैल्यू में 22% डेप्रिशिएशन देखने को मिला। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस टाइम पे कितना हुआ करता था, मई मंथ में 294.31 बिलियन डॉलर्स था, जो कि घट करके अगस्त महीने में 275.49 बिलियन डॉलर्स तक हो गया। कुल मिलाकर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी कमी आई। फिर बात आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए बेंचमार्क लैंडिंग रेट रेपो रेट और ये होती है ना, इनकी बात करें तो उसको 7.25% से बढ़ा करके 10.25% तक कर दिया था। इसका मतलब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई ने राइज कर दी थी, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो ये चीजें हो गई 2013 की। अब ये चीजें हम क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियां कंपेरेबल कंसिडर की जा रही है। पर उसमें हम समझें तो 2021 अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात करें तो रुपी में कितना डेप्रिशिएशन हुआ, 74.94 रुपीज से डिक्लाइन होकर के 79.69 रुपीज $1 के बराबर हो गए। इसका मतलब डेप्रिशिएशन लगभग कितना है, 6%। ओके। इसके अलावा देखा जाए तो रेपो रेट कितनी राइज की है आरबीआई ने, अगर हम पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग 140 बेसिस पॉइंट, मतलब 4% से बढ़ा करके 5.4% तक पहुंचा है। 1.4% इंटरेस्ट रेट वो राइज की है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो अक्टूबर 2021 में 642 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स था, जो कि घट करके 550.87 बिलियन डॉलर हो गया सितंबर 9 को। तो ये तो डेटा है 2021-22 का, और ये डेटा है हमारा 2013 का। ये 2013 का केवल 4 महीनों का डेटा है, और ये हमारे पास में लगभग 9-10 महीनों का हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, जो कि करंटली हम फेस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2013 में क्या हुआ था। अभी का तो हमें पता है, कोविड आउटब्रेक हो गया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ये सारी परिस्थिति हमें पता है। उस टाइम पर क्या हुआ था, देखो 2013 का क्राइसिस था ना, ये 2022 के क्राइसिस जैसा ही था, पर हाँ कुछ डिफरेंसेस थे, वो समझते हैं। देखो 2013 में एक तो पॉइंट क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है ना, उसने इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट राइज नहीं की थी जितनी कि आज के टाइम पे कर रहा है। हम बार बार सुनते हैं ना कि यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट राइज कर दी, वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व ने अभी के टाइम पे जितनी इंटरेस्ट रेट राइज किया उतनी उस टाइम पे नहीं की थी। दूसरी तरफ देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी कुछ ऐसा ही हाल था 2013 के टाइम पे। उस टाइम पर भी उन्होंने उल्टा इंटरेस्ट रेट कट की थी, ठीक है। ये 2013 का सिनेरियो कब क्रिएट हुआ, 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस आया था उसके बाद में, ठीक है ना। फिर इकोनॉमीज को बूस्ट देने की बात की गई थी कि कैसे भी करके हम बढ़ावा दें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, क्योंकि 2008 में मंदी आ गई थी एक तरीके से ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो। तभी तो चाइना को मौका मिला था आगे आने का, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज पीछे हट गई थी और चाइना फिर एकदम से आगे आ गया था मौका मार के, ठीक है। जैसे अभी की परिस्थितियों में देखा जाए तो इंडिया के पास में ऑप्शन है कि आगे निकल सके। खैर सिचुएशन हम समझते हैं। 2013 में तो यूएसए के सेंट्रल बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट राइज नहीं की थी, पर आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है। क्यों की जा रही है, उसके पीछे का कारण आज के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स में 8.3% से इन्फ्लेशन रेट राइज कर रही है, जबकि यूरोपियन यूनियन में 10% से इन्फ्लेशन रेट हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ रही है। 2013 में यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट नहीं राइज की थी। 2013 में फिर भी हम क्राइसिस में क्यों आए, इसका जवाब आता है सबसे पहली चीज कि 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे, जो मंदी आई थी, उस मंदी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट यूएसए के फेडरल बैंक ने और इन्होंने मार्केट में पैसा इन्फ्यूज किया था, मतलब मार्केट में यूरो और यूएस डॉलर जो थी उसकी लिक्विडिटी बढ़ाई थी।
अब लिक्विडिटी राइज होने के बाद में जब वहां की इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आने लग गई, तो फिर उसके बाद में यूएसए के उसका तरीका क्या किया था यूएसए के फेडरल रिजर्व ने, कि मार्केट में जो भी बॉन्ड रिलीज कर रखे थे उन बॉन्ड्स को यूएसए का फेडरल रिजर्व क्या था, परचेज कर रहा था। अब परचेज करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मार्केट में डॉलर्स आएंगे। तो इस तरीके का काम चल रहा था उस टाइम पे। अब यूएसए ने 2013 में क्या डिसाइड कर लिया, यूएसए के फेडरल ने, यूएस फेड ने, कि भाई हम तो अब बॉन्ड्स को कम परचेज करेंगे। ठीक है, अब बॉन्ड्स को कम परचेज करेंगे तो क्या हो गया, बॉन्ड जिसके पास में था उसके पास में रह गया, और वो जो बॉन्ड होल्डर्स थे वो आ गए अफरा तफरी में कि यार ऐसे तो हमारे पास में बॉन्ड भी है, और अभी यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अगर बॉन्ड परचेज करना बंद कर दिया और हम नहीं बेच पाए हमारा बॉन्ड, तो हमें पैसा अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में लोगों ने बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया और भी सस्ती रेट में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला गया था टेपर टेंट्रम। ठीक है, इस टेपर टेंट्रम के चलते मार्केट में यूएस डॉलर की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए यह काम किया गया था यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा। इसके चलते क्या हो गया, मार्केट में डॉलर के सर्कुलेशन में आ गई कमी। जितनी चल रही थी ना 2008 के सबप्राइम क्राइसिस से लेकर 2013 तक जो लिक्विडिटी राइज हुई थी, उस लिक्विडिटी में कमी हो गई। और कमी हो गई तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, डॉलर्स के फॉर्म में। हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो किसके फॉर्म में डेवलप करते हैं, मैक्सिमम डॉलर के फॉर्म में। तो वो परिस्थितियां थोड़ी सी चरमरा गई। ठीक है, तो इसका असर हमारे देश पर बहुत ज़्यादा पड़ा। कुल मिलाकर के मॉनेटरी स्टिमुलस जो था यूएसए के फेडरल रिजर्व ने वो बंद कर दिया, नए डॉलर्स प्रिंट करने बंद कर दिए। कुल मिलाकर के बात ही आ गई, क्योंकि बॉन्ड अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व खरीदता है तो बॉन्ड के बदले में पैसा तो देना ही पड़ेगा पब्लिक को, और पब्लिक में पैसा गया तो लिक्विडिटी बढ़ गई, तो उसको रोक दिया। इसका असर इंडिया पे ये पड़ा कि एक तो हमारा जो इंपोर्ट था वो क्या हो गया, इंपोर्ट जो था वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था, एक्सपोर्ट पर हमारा असर, एक्सपोर्ट भी इतना ज्यादा नहीं था वैसे बेसिकली देखा जाए तो, असर पड़ गया ओवरऑल देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे। कैसे, क्योंकि हम इंपोर्ट जो करते हैं वो आता है डॉलर्स के फॉर्म में। ओके, और डॉलर्स के फॉर्म में अगर आता है तो जहां 55 रुपए का $1 आता था ना, उसका असर हमारे यहां पर यह पड़ गया कि अब 68 रुपए का पड़ने लग गया $1, क्योंकि 13 रुपए का लगभग डिक्लाइन देखा था हमने 2013 में। तो एकदम से ये डॉलर के कंपैरिजन में रुपये का डेप्रिशिएट होना, इसके चलते एक्सपोर्ट उतना उस टाइम पे हमारा था नहीं। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो कुछ भी था, इकोनॉमी जो राइज हो रही थी वो रियल एस्टेट की इनके चलते हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे में करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, और एक्सटर्नल पेमेंट जो हमें करने थे वो, और करंट अकाउंट डेफिसिट कितना, $10 बिलियन के लगभग बढ़ गया। आप देख लो 2011-12 के कंपेरिजन में 2012-13 में। और ये टेपर टेंट्रम जो था जिसमें बॉन्ड सेलिंग जो थी कम कर दी थी, उसकी वजह से और ज़्यादा शॉर्टेज आ गई फंड्स की, और जो हमारा फॉरेक्स था वो भी बहुत हद तक कम हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सिचुएशन हम मतलब ऐसी परिस्थितियां वहां पर इमर्ज होकर आई थी 2013 के टाइम पे। ठीक है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि हम इंपोर्ट जो कर रहे थे वो चीज़ें महंगी हो गई हमारे लिए, तो इन्फ्लेशन का भी असर आ गया। तो अब आरबीआई के सामने डबल चैलेंज हो गए, एक तो करेंसी को डिफेंड भी करना था, और दूसरा क्या हो गया था कि जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल करना था। तो करेंसी को डिफेंड करने का तरीका क्या हुआ, आरबीआई को मजबूरन अपने फॉरेक्स में से डॉलर्स निकाल के बेचने पड़े, और रुपी जो है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ा, और इंटरेस्ट रेट को भी राइज करना पड़ा, जिसके चलते फिर बाद में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन टैकल में आई और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पे आरबीआई चल पड़ा। अब देखें अब क्या हुआ। देखो 2013 में जिस तरीके की सिचुएशन थी जहां पर सेंट्रल बैंक्स ने मार्केट में लिक्विडिटी को एकदम से कंट्रोल नहीं किया था, स्टिमुलस को बिल्कुल खत्म नहीं किया था। एक तो होता है कि स्टिमुलस को रोकना, और एक होता है कि जो कुछ चल रहा है उसको एकदम से ग्रैब कर लेना, दोनों में बहुत फर्क है। तो 2013 में तो मॉनेटरी स्टिमुलस था ना, जो भी यूरोपियन बैंक और यूएस फेड के द्वारा की गई थी उनको रोका गया था, पर लिक्विडिटी जो थी उसको खत्म थोड़े ना किया गया था। पर आज के टाइम पे तो लिक्विडिटी को रिड्यूस करने की और कोशिश की जा रही है, कारण कि वहां पर इन्फ्लेशन आप देख लो इतनी ज़्यादा चल रही है। उस टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ करती थी। आप देखो यूएस, यहाँ पर देखो आप, लगभग 2% के लगभग इन्फ्लेशन रेट चल रही थी यूएस फेडरल की, यूएसए की अगर बात करें 2013 में, और आज के टाइम पे कितनी चल रही है, 8.3%। इस वजह से मजबूरन यूएसए के फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट भी राइज करनी पड़ रही है। ठीक है, आप देखो यूएसए में अभी की जो महंगाई है ना, वो 1980 के दशक से लेकर अभी तक की हाईएस्ट महंगाई चल रही है, जो वहां पर नॉर्मली 2% का टारगेट लेकर के चला जाता है, 8% बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इनको मजबूरन अब की बार इंटरेस्ट रेट भी राइज करनी पड़ रही है।
ठीक है। पिछली बार तो लिक्विडिटी को ही कंट्रोल किया था कि हाँ भाई ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं करना है ना। और अब क्या कर दिया, प्रिंट करना तो दूर की बात है उसको और एब्जॉर्ब कर लो मार्केट से, ठीक है, ये किया। और आज की परिस्थितियों में हमारा अगर सिनेरियो देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2022-23 में बताया जा रहा है लगभग 120 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, जो कि 2012-13 की सिनेरियो से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे कितना था 88.16 बिलियन डॉलर्स और अब कितना है 120 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब बड़ा है पर डर कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है 550 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। उस टाइम पे कितना था 250-280 बिलियन डॉलर्स के लगभग। तो इतना फर्क तो हो ही गया ना। तो इस तरीके से डिफेंस के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है अभी, ठीक है। इसलिए अभी करंट अकाउंट डेफिसिट बेशक बढ़ रहा है, ठीक है, इस साल के एंड तक बढ़ जाएगा और भी लगभग 3 जीडीपी के 3% से भी ज्यादा हो जाएगा, पर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने हमारी परिस्थितियां जो है वो पहले से तैयार कर रखी है। जो परिस्थितियां टेपर टेंट्रम पे टाइम पे थी वो अब नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पर हम रूपी को डिफेंड कर रहे हैं इंटरनली, ना कि एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली डिफेंड करने का मतलब तो क्या होता है कि जी हम डॉलर के कंपैरिजन में रूपी पे ज्यादा ध्यान दें। बेशक हमारा कंसर्न है, क्योंकि हम आज भी बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, पर आज ज्यादा अटेंशन इन्फ्लेशन को दी जा रही है ना, कि भाई रुपए 1 रुपए में जो चीज आती थी आज वो 2 रुपए में आने लग गई, मान लो, है ना। तो वो चीज क्या है, कहीं ना कहीं देश में महंगी बिकने लग गई, तो हमारी रुपी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंटरनली रिड्यूस हो गई। एक्सटर्नली देखें तो हम इंपोर्ट को धीरे धीरे रिड्यूस करें। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास में अभी हेल्दी है, मेंटेन्ड है। हेल्दी है तभी गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, क्योंकि 2021 में लगभग 642 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स था हमारे पास में। तभी तो गवर्नमेंट आरबीआई ने मार्केट में डॉलर को तो फेंका और रुपी को एब्जॉर्ब किया। वही चीज है, जब हमारे पास में ये स्पेस अवेलेबल था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल था, तभी तो हमने ये एक्शन लिया ना। इसका मतलब फॉरेक्स तो जितना हेल्दी होगा उतना ही ज्यादा एक तरीके से आप बुरी या फिर क्राइसिस वाली सिचुएशन में हैंडल कर पाओगे उन सिचुएशंस को। तो फॉरेक्स आज देखो, क्यों हम फॉरेक्स की बात करते हैं ज्यादा। आज चाइना के पास में 3000 मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स है, 3000 बिलियन डॉलर का लगभग। तो वहां पर कोई इश्यू नहीं आता, वो मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से। सेम चीज वही हमारी भी दिमाग में चल रही है। और ये फॉरेक्स जो है उसको बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब हम एक्सपोर्ट पर ज्यादा रिलाई करें। जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही पेमेंट डॉलर्स में आएगा, उतना ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज राइज होगा, ठीक है। आज की परिस्थिति हमें पता है कि 80 रुपीज के लगभग डॉलर ट्रेड कर रहा है अभी एक्सचेंज रेट की बात करें। पर फिर भी इतना ज्यादा डर क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन रुपी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक तरीका और है यहां पर कि जैसे हम डॉलर्स में हम कुछ परचेज करते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो बात ऐसी आ रही है कि हमारे पास में हथियार इतने कुछ हैं कि हम इस युद्ध को लड़ पा रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स हमारे पास में अवेलेबल है, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि डॉलर के कंपैरिजन में हम दूसरी करेंसीज को देख लें, अदर करेंसीज को, और डॉलर के कंपैरिजन में रुपी को देखें, तो पता पड़ता है कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी तो कमजोर हो रहा है, बाकी करेंसीज और भी बुरे तरीके से कोलैप्स कर रही है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका यह है कि भाई डॉलर जो है उसको तो बेच दो, हाथ में आ गए क्या रुपए, और रुपए के कंपैरिजन में हम ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो हम बढ़ा ले, किसमें? दूसरी करेंसीज के फॉर्म में। और वो दूसरी करेंसीज जो आ जाएं उनका यूज कर सकते हैं हम सिंगापुर या हांगकांग के जो भी स्टॉक मार्केट है वहां पर इन्वेस्ट करके। और वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होगा? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका तरीका क्या होता है कि आप कोई मान लो कमोडिटी है, वो स्टोर्ड तो पड़ी है कहां पे? मान लो यूएसए में या यूके में, कहीं पर भी, ठीक है। कमोडिटी गेहूं, चावल, सोना, चांदी, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, वो स्टोर्ड तो वहां पर है, पर उससे डेराइव्ड जो भी डॉक्यूमेंट होगा ना उसकी लिस्टिंग हो रखी है हांगकांग या फिर सिंगापुर के स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब यहां पर बोलियां लगी तो हमने यहां पर पैसा लगा दिया किसके फॉर्म में? डॉलर के अलावा दूसरी जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज है उनके फॉर्म में, और वो पैसा लगा करके हमने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। और जैसे ही, और वो भी किस तरीके से? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि अभी लेने के मूड में नहीं है, केवल हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जैसे सिचुएशन फेवरेबल आएगी इसको यहां से सेल आउट करके हमारा पैसा निकाल करके डॉलर्स में हम वापस से इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके के सिनेरियो में भी अभी काम किया जा रहा है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि भाई बात ऐसी है कि आज के टाइम पे जो फॉरेक्स स्टॉक पाइल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है 2013 के कंपैरिजन में, जिससे कि हमारी इकोनॉमी डगमगा नहीं रही है। दूसरी,
हमारी करेंसी जो है वो बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर। ठीक है, ये देखो, ये परिस्थितियां कब समझ में आएगी, क्यों हमें फॉरेक्स का स्टॉक पाइल करना चाहिए, क्यों हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा करना चाहिए। देखो 1992 में जबरदस्त तरीके की करेंसी शॉर्टेज आई थी, अगर हम बात करें इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब मेनली हम बात करें यूके की, अगर बात करें, जब जॉर्ज सोरो करके एक इंडिविजुअल ने गजब तरीके से पाउंड स्टर्लिंग जो आती है ना वहां की करेंसी, उसको स्पेक्यूलेट कर लिया था, मतलब इकट्ठा कर लिया था, शॉर्टेज आ गई थी मार्केट में। ये भी एक तरीके का गजबी स्कैम था यूं मानो। 1997-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। 2013 में भी टेपर टेंट्रम का हम एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। सब में यही थी कि जिसके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है वो मैनेज कर लेगा इन परिस्थितियों को, और वही हमने किया। था $650 बिलियन, तभी तो $91 बिलियन सेल करके हमने मार्केट से रुपये की लिक्विडिटी को कम किया, नहीं तो अभी तक क्या पता कितना और रिड्यूस हो सकता था रुपये। और दूसरी तरफ अब आरबीआई का टारगेट मेन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने सुबह देखा था कि कितने सारे फैक्टर्स काम करते हैं, केवल मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिस पे आप इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि फॉरेक्स को आपको स्टॉक पाइल करना जरूरी होता है, जो कि हमने समझा। और ये एक तरीके के वेपनरी है, आर्म्स एंड अम्यूनिशन है, जो कि क्राइसिस, वॉर टाइप सिचुएशन, एक तरीके की वॉर टाइप सिचुएशन है क्राइसिस, उसको हैंडल करने में हमें हेल्प मिलती है। फिर हम बात करते हैं दूसरे एफ की, दैट इज फूड। फूड के स्टॉक पाइल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के गोडाउन्स में 1 जुलाई 2021 को 109.47 मिलियन टन जो थे वो गेहूं और चावल का स्टॉक था, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्टॉक था। फिर एक साल के अंदर अंदर आप देखो 2022 आते आते 1 सितंबर में 60.11 मिलियन टन हो गया। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गई, फूड ग्रेन की कमी। अब सवाल ये आता है कि हमें क्यों फूड स्टॉक पाइल करने की ज़रूरत है। देखो हमारे देश में आपको पता है गरीब जनता अभी भी बहुत सारी रहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको सही मतलब न्यूट्रिशनल फूड या फिर कम से कम भरपेट खाना तो मिले 2 टाइम का, तो उसके लिए पीडीएस सिस्टम काम करता है। और पीडीएस सिस्टम के बेसिस पे आपको पता है कि कोविड के टाइम पे जो क्राइसिस आया था, जिसके चलते हमने इफेक्टिव सोशल सेफ्टी स्कीम के बेसिस पे, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होगी या पीडीएस सिस्टम जो ऑलरेडी चल रहा था, उसके बेसिस पे हमने फूड अवेलेबल कराया, तो हमने कितने लोगों को कोविड की बजाय भुखमरी से बचा लिया ज़्यादा, है ना। इसके अलावा देखा जाए अभी की परिस्थितियां क्लाइमेट चेंज की वजह से बैड हार्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही हो रही है जैसी कि टेपर टेंट्रम के टाइम पे रुपये के साथ हुई थी। एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो हम फील कर रहे हैं फूड वाले एस्पेक्ट में। फॉरेक्स वाले एस्पेक्ट में टेपर टेंट्रम वाला एक्सपीरियंस रिपीट नहीं हो रहा है। टेपर टेंट्रम का जो एक्सपीरियंस था वो हम एक्सपीरियंस किस में कर रहे हैं, फूड वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो राइटर यहां पे बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहा जाता है कि फूड भी क्या है, उसको भी हमारे पास में रखना कई बार खर्चे वाला काम होता है। कैसे होता है, देखो जितना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में स्टोर करने की फैसिलिटी है उतना तो ठीक है, पर उस कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज़्यादा आपको स्टॉक रखना है चावल का, गेहूं का, तो आप क्या करोगे, गोडाउन्स किराए पे लोगे, प्राइवेट सेक्टर के लोगे, तो वहां पर आपको पर किलोग्राम के हिसाब से प्राइस पे करनी पड़ती है। तो वो जो एडिशनल आपने बफर जो क्रिएट किया है, ठीक है, आपके पास में कैपेसिटी है, दैट इज ओके, पर उससे ज़्यादा अगर आप इकट्ठा करते हो तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा अब पर किलोग्राम के हिसाब से। और वो एस्टिमेट है 2021-22 का कि 1 किलोग्राम अगर चावल या गेहूं दोनों में से किसी को भी आप स्टोर करना चाहते हो तो कम से कम 5.6 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से आपको लगेगा कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे में अभी अगर देखा जाए पिछले साल की बात, तो लगभग 60 मिलियन टन हमारे पास में एक्सेस में ग्रेन रहा, तो खर्चा कितना रहा, लगभग 33,600 करोड़ रुपए का। तो आप ये कहोगे कि बात ऐसी है जी कि जब इतना खर्चा हो रहा है गेहूं को और चावल को स्टॉक में रखने का, वो भी एक्सेस में, तो आप ये इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो राइटर एक सीधी बात बोल रहे हैं कि भैया जो सेविंग्स होती है ना, स्टॉक पाइलिंग जो होती है ना, वो हमेशा क्राइसिस को हैंडल करने के लिए होती है। हम क्यों डिफेंस में इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए तो करते हैं ना, कल को ना लड़ाई हो जाए तो उस टाइम पे थोड़े ना हमें हथियार प्रोड्यूस करने होंगे। एग्जैक्टली वैसे ही फूड को भी हमें मेंटेन रखना जरूरी होता है, जिससे कि जब मार्केट में कोई इस तरीके का क्राइसिस आए तो हम हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को यूज करके खुद को बचा सकें। तो वो क्राइसिस के लिए हमें बफर स्टोर रखना पड़ता है। इसके अलावा देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अभी आरबीआई ने क्या किया है
कि डॉलर्स तो परचेज किए हैं, डॉलर्स क्यों परचेज किए हैं, आई मीन डॉलर्स मार्केट में भेजे हैं और क्या बोलते हैं वो रुपी परचेज किया है। तो एक तरीके का ये जो प्रोसेस है, दिस इज नॉन एज स्टरलाइजेशन, लिक्विडिटी ऑफ रुपी मेंटेन करना। कैसे कि मार्केट में रुपी ज्यादा है, डॉलर कम है, इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है, या डॉलर के कंपैरिजन में रुपी जो है वो वीक होता चला जा रहा है। तो आरबीआई ने क्या किया, रुपी तो मार्केट से एब्जॉर्ब किया और डॉलर मार्केट में रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, और ये तब हो पाए ना जब आरबीआई के पास में फॉरेक्स था। अगर फॉरेक्स नहीं होता तो क्या आरबीआई ये काम कर सकता था? आंसर है नो। अब होता क्या है, कई बार मैं आपको बताऊं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन, जैसे हमने बात की ऊपर कि फूड रिजर्व को मेंटेन करने में 33,600 करोड़ रुपए तक का खर्चा आया सालाना, है ना। तो अगर हम फॉरेक्स की बात भी करें तो इसको भी मेंटेन करने में खर्चा लगता है। वो कैसे लगता है, मान लो डॉलर का सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ गया, डॉलर का सर्कुलेशन अगर मार्केट में बढ़ा तो क्या करेगा आरबीआई, डॉलर को एब्जॉर्ब करेगा। डॉलर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो आरबीआई उसके बदले में क्या देगा, रुपी। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, और अगर लिक्विडिटी बढ़ गई तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में रुपया ज्यादा घूमेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट रेट राइज अगर होती है तो उसके अच्छा, इंटरेस्ट रेट राइज होने को एक तरफ कर देते हैं थोड़ा, यहां पर हम लिक्विडिटी को राइज मान लेते हैं। एक बार इसको एक बार ड्रॉप करो, रुपए की लिक्विडिटी बढ़ गई। अब आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड रिलीज करेगा, बॉन्ड देगा लोगों को, उसके बदले में रुपए खुद ले लेगा, एब्जॉर्ब करेगा मार्केट से। अब ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, जो बॉन्ड लिया हुआ है उस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जो बॉन्ड बेचा है आरबीआई ने और बदले में रुपए लिए हैं, लोगों ने पैसा दिया है आरबीआई को, तो आरबीआई से तो ब्याज लेंगे। तो एक तो ब्याज यहां पर झेलना पड़ रहा है, दूसरा जो डॉलर आरबीआई ने एब्जॉर्ब किए थे वो आरबीआई क्या करता है, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में इनमें इन्वेस्ट करता है, और वो इन्वेस्टमेंट जो करता है वहां पर से कुछ पैसा कमा लेता है। तो अब आप देखो कि एक तो बॉन्ड पर आरबीआई रिटर्न दे रहा है इधर डोमेस्टिक मार्केट में, और एक इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर इन्वेस्ट किए थे उससे पैसा कमा रहा है। तो ये तो लागत होगी डोमेस्टिक मार्केट में, कमाई होगी इंटरनेशनल मार्केट में। अगर इस केस में डॉलर से कमाया हुआ पैसा और यहां पे बॉन्ड पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, इन दोनों के डिफरेंस में अगर कमाई कम है, पैसा ज्यादा है, आई मीन खर्चा ज्यादा है डोमेस्टिक मार्केट में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा फिस्कल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूं, समझ लेना इसको, कि डॉलर अगर मार्केट में बढ़ गया तो रुपी लिक्विडिटी बढ़ाएगा आरबीआई, कैसे, डॉलर को परचेज करके, जिससे कि डॉलर ज्यादा सर्कुलेट ना हो और फॉरेक्स भी बढ़ जाए। और रुपी जब मार्केट में बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड रिलीज करेगा, बॉन्ड पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी तरफ ये जो पैसा पड़ा है आरबीआई के पास में फॉरेक्स के तौर पे, ये कोई ऐसे नहीं है कि हाँ जी अकाउंट में इकट्ठे करके डाल देता आरबीआई, नहीं, इसको भी आरबीआई क्या करता है, एक लिमिटेड लेवल पे तो खुद के पास रखता है, बाकी इन्वेस्ट कर देता है फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब वहां पर उसमें लगाए हुए पैसे से इंटरनेशनल मार्केट से आरबीआई कुछ तो अर्न करेगा, और यहां पर ये बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर, दिस इज अर्निंग। अब आप देखो, एक तरफ अर्निंग हो रही है, एक तरफ एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्यों, क्योंकि ब्याज देना पड़ रहा है लोगों को बॉन्ड के बदले में, जो पैसा लिया था उसके बदले में। तो कुल मिलाकर के अगर इनकम कम है और ये ज्यादा है, ठीक है, देना ज्यादा हो रहा है कमाई की बजाय, तो गवर्नमेंट को वो बियर करना पड़ेगा कि नहीं कॉस्ट। बस यही पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात क्या आ रही है जी, कि आप फॉरेक्स या फूड दोनों को अगर आप स्टोर करके रखते हो, स्टॉक पाइलिंग करते हो, तो आपको उसका खर्चा बियर करना पड़ता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि हम डिफेंस और स्टैंडिंग आर्मी पे खर्च करते हैं। पर भाई मतलब क्या है जी, जब एडवर्स सिचुएशन होगी तब ये ही हमें हेल्प करते हैं। इसलिए फूड बफर, फूड स्टॉक की बात कर लो या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर लो, इसीलिए मेंटेन किए जाते हैं, चाहे उन पे खर्चा क्यों ना लग रहा हो, क्योंकि बुरी परिस्थितियां बोल करके नहीं आती, नॉक करके नहीं आती हैं, बस उस टाइम पे हैंडल ही करना होता है। हो गया क्लियर। और फिर तीसरा एफ आ जाता है, दैट इज फ्यूल। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमेशा एक चीज बोली जाती है, फॉरेक्स, फूड एंड फ्यूल, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं। और ये तीनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हुई, इसके पीछे हमारा एक्सपीरियंस है। 1960 वाले दशक में हमने फॉरेक्स और फूड क्राइसिस का बहुत ज्यादा सामना किया था, तभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था।
थर्ड 1970 का दशक था उस टाइम पे, जो गल्फ वॉर और ये जो क्राइसिस हुए थे, अरब क्राइसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, अरब इजराइल वॉर हुए थे वो सारे, उसके चलते हमें फ्यूल के क्राइसिस का सामना किया था। 1991 में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना कर रहे थे, उस टाइम पर हमारे सामने फॉरेक्स की भी प्रॉब्लम थी। लगभग 9-10 दिन समथिंग का हमारे पास में पैसा बचा था मंगाने की व्यवस्था, और फ्यूल की शॉर्टेज भी आ रही थी। तो ये चीज़ों ने हमने क्या समझा दिया हमें कि बेटा फूड और फ्यूल, इन तीन चीज़ों को तो संभाल करके रखो। अब देखो जी, हमारे पास में फूड और फॉरेक्स को तो रिजर्व करने की व्यवस्था है, क्या हमारे पास में फ्यूल को रिजर्व करने की व्यवस्था है, स्टॉक पाइल करने की व्यवस्था है? नहीं। अभी भी हम ऑयल, गैस एंड कोल पर एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट हैं। हमें थोड़ा बहुत भी बफर या सेफ्टी के लिए अभी रिजर्व्स बनाने की कैपेसिटी डेवलप करने की, अब बहुत कम हो पाया तो और भी ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है। तो अब आपको क्या करना है कि हमारे पास में पेट्रोलियम रिजर्व्स जो बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है वो समझ लेना। तो ये हो गया इकोनॉमी के 3 पिलर्स, फूड, फ्यूल एंड फॉरेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इस वीडियो को तो मैं एक बार यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हम और में देखेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा नहीं तो।